इलेक्ट्रोनेगेटिविटी केमिस्ट्री का एक ऐसा फंडामेंटल कंसेप्ट है जो दूसरे बहुत से कंसेप्ट्स को समझने में हमारी हेल्प करता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड कौन सा बनेगा, तो आपको उन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कंपेयर करना पड़ेंगी। क्या वो बॉन्ड आयनिक होगा या कोवेलेंट? अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो वो कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, पोलर कोवेलेंट या नॉन पोलर कोवेलेंट? फिर उस केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या है, उस केमिकल बॉन्ड की रिएक्टिविटी कैसी होगी? ये सब इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए हमें दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज कंपेयर करना आना चाहिए। फिर इसके अलावा किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है, वो कौन से सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व होगा, मतलब उसकी सोलिबिलिटी कैसी है, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, क्या वो कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है। ये सब क्वेश्चंस और इसी तरह के और बहुत से क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक बहुत ही बड़ा और डाइवर्स टॉपिक है, तो इसलिए इसे एक वीडियो में कंप्लीट करना काफ़ी मुश्किल है। जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करेंगे। जब हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तब अगेन हमें इसी कंसेप्ट को डिस्कस करना पड़ेगा। फिर जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे और रिएक्शन मैकेनिज्म्स को समझेंगे तब भी हमें इसी कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी। इस सब का मतलब ये है कि केमिस्ट्री के बहुत से कंसेप्ट को समझने के लिए हमें इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट की मदद लेना पड़ती है। और इसीलिए इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटेल के साथ कंसेप्चुअल लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बेसिक्स को डिस्कस करेंगे और उसे कंसेप्चुअल लेवल पर समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दो एटम्स के दरमियान बनने वाले बॉन्ड को डिटरमिन करती है। फिर इसके बाद हम डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ मेजर करने के लिए जो डिफरेंट स्केल्स डेवलप किए गए हैं उन्हें ब्रीफली डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम इनमें से सिर्फ 3 स्केल्स को ही डिस्कस करने वाले हैं, पॉलिंग स्केल, मुलिकन स्केल और ऑलरेड एंड रॉको स्केल। फिर इसके बाद हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पीरियोडिक ट्रेंड को डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर फाइनली हम 3 और कंसेप्ट्स को समझेंगे कि एक एटम के ऑक्सीडेशन नंबर से हम किस तरह से उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमिन कर सकते हैं। और फिर दूसरा ये देखेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी क्यों है। और फिर एंड पर हम 3D मॉडल्स के साथ पार्शियल चार्जेस के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि हम अपने माइंड्स में एक सिचुएशन इमेजिन करें। तो लेट्स इमेजिन कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिस पर दोनों साइड से फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक फोर्स उसकी राइट साइड पर एक्ट कर रही है और एक फोर्स उसकी लेफ्ट साइड पर। अभी क्योंकि दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो ये ऑब्जेक्ट दोनों में से किसी भी साइड पर शिफ्ट नहीं होगा। लेकिन अगर हम लेफ्ट साइड वाली फोर्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और अगर हम राइट साइड वाली फोर्स को इंक्रीज कर दें तो ये ऑब्जेक्ट राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम किसी एक साइड वाली फोर्स को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दें कि वो दूसरी फोर्स को कंप्लीटली ओवर पावर कर दे, तो अब ये ऑब्जेक्ट कंप्लीटली उस फोर्स के डायरेक्शन में चला जाएगा। और यही बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर हम उस ऑब्जेक्ट को एक केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ रिप्लेस कर दें तो हमें यही फिनोमिनन देखने को मिलेगा। हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये दोनों एटम्स अपने अपने न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इन नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रही हैं। क्योंकि इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियाई इन इलेक्ट्रॉन्स को इक्वल स्ट्रेंथ के साथ अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों एटम्स के सेंटर में रहेंगे और किसी एक एटम के पास नहीं जाएंगे। लेकिन अगर इन दोनों एटम्स में से किसी एक एटम के न्यूक्लियस की अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा हो जाए तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये उसकी तरफ थोड़ा सा मूव कर जाएंगे। और अगर इनमें से एक एटम के न्यूक्लियस की अट्रैक्शन दूसरे एटम के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली उस एटम के पास चले जाएंगे और उस एटम के अंदर ऐड हो जाएंगे। और यही बेसिक प्रिंसिपल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिफाइन करें तो ये बेसिकली किसी भी एटम की एबिलिटी कह लें या अट्रैक्टिव पावर कह लें कि जब वो किसी दूसरे एटम के साथ एक केमिकल बॉन्ड बनाता है तो वो उस केमिकल बॉन्ड में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को कितना अपनी तरफ खींच सकता है या अट्रैक्ट कर सकता है। इस डेफिनेशन को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको 3 एग्जांपल्स दिखाता हूँ। सबसे पहले हमारे पास क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है, फिर सेकंड हमारे पास HCl का एक मॉलिक्यूल है और फिर लास्ट में हम सोडियम क्लोराइड यानी टेबल सॉल्ट को लेते हैं। सबसे पहले हम क्लोरीन के इस मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं। अभी मैं चीज़ों को सिंपल रखने के लिए इन एटम्स को इस तरह से शो कर रहा हूँ और सिर्फ उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को डिस्प्ले करूँगा जो एक केमिकल बॉन्ड में हिस्सा लेंगे। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 क्लोरीन एटम्स अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं जिसे कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इस केस में क्योंकि दोनों एटम सेम हैं तो इसलिए ये दोनों क्लोरीन एटम्स सेम स्ट्रेंथ के साथ इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे होंगे। मतलब इन दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जिसकी वजह से ये दो इलेक्ट्रॉन्स दोनों में से किसी भी क्लोरीन एटम की तरफ मूव नहीं करेंगे बल्कि इन दोनों क्लोरीन एटम्स के सेंटर में रहेंगे। और इस तरह से जो केमिकल बॉन्ड बनेगा उसे हम नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। इस नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि इसे हम जल्दी ही केमिकल बॉन्डिंग में डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, ये तो हो गया पहला केस जिसमें दोनों एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम थी। अब हम अपने सेकंड मॉलिक्यूल को देखते हैं जिसमें एक साइड पर हाइड्रोजन का एक एटम है और एक साइड पर क्लोरीन का एक एटम है और इन दोनों एटम्स ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है। एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैसे कंपेयर करते हैं उसे तो हम आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करेंगे।
लेकिन अभी आप मेरे कहने पर यकीन कर लें कि इन दोनों एटम्स में क्लोरीन का एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से वो इस इलेक्ट्रॉन पेयर को ज़्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ खींच रहा है। और ये बॉन्ड पेयर भी इन दोनों एटम्स के सेंटर में नहीं रहेगा, बल्कि थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ मूव कर जाएगा। क्लोरीन और हाइड्रोजन दोनों इन इलेक्ट्रॉन्स को शेयर तो कर रहे हैं, लेकिन क्लोरीन अपनी ज़्यादा स्ट्रेंथ की वजह से इनको थोड़ा सा ज़्यादा अपनी तरफ खींच रहा है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ मूव कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो अभी भी हो रही है, लेकिन ये शेयरिंग एक इक्वल शेयरिंग नहीं है। मतलब जो इलेक्ट्रॉन पेयर क्लोरीन ने अपनी तरफ खींचा है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन तो उसका अपना ही था, लेकिन इसके साथ ही उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को भी थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लिया है, जिससे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज की वजह से क्लोरीन एटम पर एक हल्का सा नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। और इससे ऑपोजिट, क्योंकि हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गया है, तो इसलिए हाइड्रोजन एटम पर एक हल्का सा पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। इस हल्के से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम पार्शियल चार्ज कहते हैं, जिसे हम इस ग्रीक लेटर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लोरीन के ऊपर एक इनकम्प्लीट नेगेटिव चार्ज है, मतलब पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, और हाइड्रोजन के ऊपर एक इनकम्प्लीट पॉजिटिव चार्ज है, मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। फिर इस HCl के केस में इन दोनों के दरमियान जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है, उसे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और ये हमारा सेकंड केस था, जिसमें दो एटम्स में से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी सी ज़्यादा थी और इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल शेयरिंग हो रही थी। और फिर अगर आप थर्ड और लास्ट कंपाउंड NaCl को लें, तो उसमें इन दोनों केसेस से कम्प्लीटली डिफरेंट काम होगा। सोडियम की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ बहुत कम है, और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। मतलब सोडियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। इसीलिए जब भी इन दोनों आइटम्स के दरमियान एक केमिकल बॉन्ड बनेगा, तो उस केमिकल बॉन्ड में यूज़ होने वाले इलेक्ट्रॉन्स पिछली दोनों एग्जांपल्स की तरह शेयर नहीं होंगे। जैसे ही सोडियम एटम क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करने के लिए अपना एक इलेक्ट्रॉन यूज़ करेगा, क्लोरीन अपनी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से सोडियम के उस इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली उससे छीन लेगा और उस सोडियम के इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर लेगा। क्योंकि क्लोरीन ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को कम्प्लीटली एक्सेप्ट किया है, तो उस पर एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और वो एक एनायन में कन्वर्ट हो जाएगा। और सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद एक कंप्लीट पॉजिटिवली चार्ज के टाइम में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब क्योंकि दो अपोजिटली चार्ज आइंस हैं, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और इस तरह एक आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। और ये हमारा थर्ड केस था, जब दो एटम्स में से एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने के बजाय कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है। अब अगर हम इन तीनों एग्जांपल्स को देखें, तो हमें यहाँ पर तीन डिफरेंट केसेस नजर आएंगे। अगर दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो उन एटम्स के दरमियान केमिकल बॉन्ड में चलने वाले इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के सेंटर में रहेंगे और इस इक्वल शेयरिंग से एक नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। फिर सेकंड केस में अगर एक एटम थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन पेयर की अनइक्वल शेयरिंग होगी और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। और फिर अगर उन दोनों एटम्स में एक एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ही ज़्यादा हो, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं होगी, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स का कंप्लीट ट्रांसफर होगा और इस कंप्लीट ट्रांसफर से आयनिक बॉन्ड बनेगा। और यही बेसिक कंसेप्ट है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, कि दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस तरह उन दोनों एटम्स के दरमियान बनने वाले केमिकल बॉन्ड को डिसाइड करती है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे चलें, हम ये देख लेते हैं कि हम दो एटम्स के दरमियान किस तरह से डिसाइड करेंगे कि किस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और किसकी कम। और ऐसा करने के लिए आपको उन दोनों एटम्स की इन प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियोडिक प्रॉपर्टी है और इन सभी फैक्टर्स को एक साथ कंपेयर करना भी काफ़ी मुश्किल है, तो इसलिए डिफरेंट एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ को ठीक से कंपेयर करने के लिए साइंटिस्ट ने एटम्स की इन्हीं प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए डिफरेंट स्केल्स डेवलप किए। इनमें सबसे पुराना स्केल तो है पॉलिंग स्केल, लेकिन इसके साथ ही कुछ और कॉमन स्केल्स भी डिफरेंट केसेस में यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल मोलिकिन स्केल्स और ऑलरेड एंड रॉको स्केल। और इन तीनों स्केल्स को एलिमेंट्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए डेवलप किया गया है। लाइनस पॉलिंग ने अपना स्केल एटम्स की बॉन्ड एनर्जीज को कंपेयर करते हुए डेवलप किया। रॉबर्ट मोलिकिन ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमिन करने के लिए एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जीज और इलेक्ट्रॉन अफिनिटीज को कंपेयर करते हुए एक न्यू स्केल डेवलप किया। और ऑलरेड एंड रॉको ने अपने स्केल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और कोवेलेंट रेडियस को यूज़ किया। लेकिन इस वीडियो में हम इन तीनों स्केल्स को ब्रीफली डिस्कस करेंगे और इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पॉलिंग स्केल को। पॉलिंग ने अपने स्केल में जो प्रॉपर्टी यूज़ की थी वो थी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम अभी तो डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप इतना समझ लें कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसी भी केमिकल बॉन्ड की स्ट्रेंथ को इंडिकेट करती है। अगर दो एटम्स के दरमियान के केमिकल बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि वो दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं। और अगर इसकी वैल्यू कम है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों में ये केमिकल बॉन्ड वीक है। पॉलिंग ने ऑब्जर्व किया कि अगर दो डिफरेंट एटम्स लेट से ए एंड बी के दरमियान के केमिकल बॉन्ड की एनर्जी को एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाए, तो ये थ्योरेटिकली एक्सपेक्टेड एनर्जी से ज़्यादा होती है। और ये एनर्जी डिफरेंस ही पॉलिंग स्केल की बेस थी। एटम ए और बी के दरमियान जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, उतना ही दोनों के दरमियान का केमिकल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा और उतना ही एक्चुअल एनर्जी और थ्योरेटिकल एनर्जी में डिफरेंस भी ज़्यादा होगा। और इसी प्रॉपर्टी की बेस पर पॉलिंग ने अपना स्केल डेवलप किया
पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। पहला ए और ए की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, दूसरा बी और बी के दरमियान की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और फिर तीसरा ए और बी के दरमियान की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। और फिर आप सिंपली इस फार्मूले में इन वैल्यूज़ को रिप्लेस करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आप ये सोच रहे हो कि ये एक्स ए और एक्स बी साइन क्या है, तो ये एक्स बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का सिंबल है जिसे हम काई कहते हैं। काई ए माइनस काई बी का मतलब है एटम ए और बी के दरमियान का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। फिर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आप इस फार्मूले में बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर रहे हैं और वो वैल्यूज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तब तो ये फार्मूला सेम रहेगा। लेकिन अगर ये वैल्यूज़ किलो जूल या किलो कैलोरीज पर मोल में है, तब आप इस फार्मूले में ये कन्वर्जन फैक्टर्स ऐड कर देंगे जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किलो जूल या किलो कैलोरीज पर मोल में कन्वर्ट कर देगा और आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक्यूरेट वैल्यू मिल जाएगी। पॉलिंग स्केल के बाद सेकंड स्केल जो कॉमनली यूज होता है वो है मोलिकिन स्केल। मोलिकिन ने अपने स्केल में एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी को यूज़ किया। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब है कि वो एटम इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहता, और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होने का मतलब है कि वो एटम इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना चाहता है। और ये दोनों वैल्यूज़ इंडिकेट करती हैं कि एक एटम कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। मोलिकिन स्केल के अकॉर्डिंग एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए आपको उस एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी पता होनी चाहिए। उसके बाद आप सिंपली इस फार्मूले में उन वैल्यूज़ को रिप्लेस करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। पॉलिंग स्केल की तरह मोलिकिन स्केल में भी अगर वैल्यूज़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तब तो कोई कन्वर्जन फैक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर वैल्यूज़ किलो जूल या किलो कैलोरीज पर मोल में है, तो अगेन आप इस फार्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में जो लास्ट स्केल हम डिस्कस करेंगे वो है ऑलरेड एंड रॉको स्केल। इस स्केल में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और कोवेलेंट रेडियस की मदद से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट की जाती है। इस फार्मूले में जी इफेक्टिव का तो आपको पता है कि वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है जिसे आप स्लेटर्स रूल के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, और आर जो है वो कोवेलेंट रेडियस है जो कि या तो एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है और या फिर थियोरेटिकली। अगर आप कोवेलेंट रेडियस को आर्मस्ट्रॉन्ग में ले रहे हैं तब तो यही फार्मूला यूज़ होगा, लेकिन अगर रेडियस को पिकोमीटर में ले रहे हैं तब आप इस फार्मूले को यूज़ कर लें, और सभी वैल्यूज़ रिप्लेस करने के बाद आप इस स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट कर लेंगे। और ये हमारे 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल्स थे। लेकिन अभी आप शायद ये सोच रहे हो कि सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को मेजर करने के लिए इतने ज़्यादा स्केल्स क्यों हैं? तो बात ये है कि ये जितने भी स्केल्स हैं इन सब में कोई ना कोई खामी है, और सिचुएशन के हिसाब से हम इनमें से कोई एक स्केल चूज़ कर लेते हैं, लेकिन इन प्रॉब्लम्स को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन शायद ये हो कि अब इतने सारे स्केल्स जो हैं तो इनमें से हमने कौन सा स्केल यूज़ करना है? तो बेसिक लेवल पर तो हम सिर्फ पॉलिंग स्केल ही यूज़ करते हैं। पॉलिंग स्केल में फ्लोरीन को एज रेफरेंस लेकर 4 वैल्यू असाइन कर दी जाती है। और अब अगर आप इसी पॉलिंग स्केल को ही देखें तो आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पीरियोडिक ट्रेंड का भी आइडिया हो जाएगा। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जनरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जनरली डिक्रीज होती है। नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर मेंशन नहीं होती, क्योंकि पॉलिंग स्केल में बॉन्ड डिसोसिएशन की बेस पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिटरमिन की जाती है और नोबल गैसेस रेयरली ही केमिकल बॉन्ड बनाती हैं, तो इसीलिए पॉलिंग स्केल पर इनको मेंशन नहीं किया जाता। और जनरली दूसरे स्केल्स पर भी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी मेंशन नहीं किया जाता। लेकिन कुछ ऐसे स्केल्स भी हैं जिन पर नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेंशन होती है, पर अभी के लिए हम उन्हें डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जनरली इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम जनरली डिक्रीज होती है। लेकिन इसकी रीज़न क्या है? तो इस ट्रेंड को अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे लिए आसान तो ये है कि हम या तो मोलिकिन स्केल के अकॉर्डिंग इसे समझें और या फिर ऑलरेड एंड रॉको स्केल के अकॉर्डिंग इसे समझें। पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग भी हम इस ट्रेंड को समझ तो सकते हैं, लेकिन क्योंकि बॉन्ड एनर्जी थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है और हमने अभी इसे डिस्कस नहीं किया, तो इसलिए हम उसे यूज़ नहीं करेंगे। अगर आप मोलिकिन स्केल के अकॉर्डिंग इसे समझना चाहते हैं तो ये तो आपको पता है कि मोलिकिन स्केल में एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू यूज़ की गई है। तो इसीलिए जो आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का ट्रेंड है वही ट्रेंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी होगा। पीरियड में लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी दोनों इंक्रीज होती हैं, तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी पीरियड में लेफ्ट राइट इंक्रीज होगी। और डाउन द ग्रुप क्योंकि ये दोनों प्रॉपर्टीज डिक्रीज होती हैं, तो इसीलिए डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज होगी। और अगर आप ऑलरेड एंड रॉको स्केल के अकॉर्डिंग इसे समझना चाहते हैं तो लेफ्ट टू राइट क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है और कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज होता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्ट रिलेशन और कोवेलेंट रेडियस के इन्वर्स रिलेशन की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगी। और टॉप टू बॉटम क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, बस थोड़ा सा ही इंक्रीज करता है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कोवेलेंट रेडियस क्योंकि डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोवेलेंट रेडियस के इन्वर्स होने की वजह से डाउन द ग्रुप डिक्रीज होगी। तो ये तो बात होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के स्केल्स और पीरियोडिक ट्रेंड की, लेकिन अभी भी कुछ फैक्टर्स रह गए हैं जो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटर्मिन करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन और ऑक्सीडेशन नंबर।
हाइब्रिडाइजेशन को तो हम अभी के लिए बचा कर रखते हैं, और जब हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे तब उसके साथ ही हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिलेशन को भी स्टडी कर लेंगे। और अभी के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में रिलेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर और किसी भी आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो रिलेशन है वो उल्टा है। ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमिन नहीं करता, बल्कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी आइटम के ऑक्सीडेशन नंबर को डिटरमिन करती है। ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब है कि अगर एक कंपाउंड में सभी इलेक्ट्रॉन्स शेयर होने की बजाय कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएं और एक आयनिक बॉन्ड बन जाए, तो उस कंपाउंड के हर इंडिविजुअल एटम पर जो हाइपोथेटिकल चार्ज आएगा उसे उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कहेंगे। और एक कंपाउंड में जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में होगा वो ही उस कंपाउंड में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन के दो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। पहले केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2 और सेकंड केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2। पहले केस में क्योंकि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है -2, तो इसका मतलब है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएं तो ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि एक वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और हाइड्रोजन एटम सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और फिर अगर हम अपने सेकंड कंपाउंड को लें तो अब इस केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है +2, जिसका मतलब है कि अगर ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड में इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाएं तो ऑक्सीजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन को लूज कर देगा, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इस सेकंड केस में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम है। फिर इसी के साथ साथ मैं आपको एक छोटी सी टिप और दे देता हूँ। अगर आपके पास एक कंपाउंड का नाम हो और किसी एलिमेंट के नाम के एंड पर IDE आ रहा हो, तो आप बस समझ जाएंगे इस कंपाउंड में यही एटम हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन दोनों कंपाउंड्स के नाम लें तो पानी का केमिकल नेम है डाईहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड और OF2 का केमिकल नेम है ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड। पहले केस में ऑक्सीजन के साथ IDE आ रहा है तो उस केस में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सेकंड केस में फ्लोरीन के साथ IDE आ रहा है तो इस केस में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इसी तरह सोडियम हाइड्राइड, कैल्शियम कार्बाइड, टाइटेनियम नाइट्राइड, टंगस्टन सिलिसाइड और कैल्शियम फॉस्फाइड, इन सब कंपाउंड्स में जिन एलिमेंट के नाम के साथ IDE आ रहा है वो इनमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। चलें, ये तो बात होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के फैक्टर्स की। अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं और इसके रिलेटेड कुछ और कंसेप्ट्स को समझते हैं, जिन्हें समझने के लिए हम दो कंपाउंड्स लेंगे। एक हम लेंगे हाइड्रोजन क्लोराइड और एक हम लेंगे क्लोरीन फ्लोराइड को। अगर आप पॉलिंग स्केल के अकॉर्डिंग हाइड्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज़ को कंपेयर करें तो इन दोनों में क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से क्लोरीन एटम इस बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा और क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप क्लोरीन फ्लोराइड को लें और इन दोनों की वैल्यूज़ को पॉलिंग स्केल पर कंपेयर करें तो इस केस में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिसकी वजह से इस कंपाउंड में जो बॉन्ड पेयर यूज़ हो रहा है उसे फ्लोरीन अपनी तरफ ज़्यादा खींच रहा है, जिससे फ्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और क्लोरीन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अब अगर आप इन दोनों एग्जांपल्स पर गौर करें तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि एक एलिमेंट पर हमेशा एक ही तरह का चार्ज रहे। किसी कंपाउंड में उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो सकता है और किसी कंपाउंड में पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये सब डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट दूसरे किस एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना रहा है। अगर तो वो अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, जिस तरह पहले कंपाउंड के केस में था, तो वो इस केमिकल बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी स्ट्रॉन्गर अट्रैक्शन की वजह से अपनी तरफ खींच लेगा और पार्शियल नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेगा। लेकिन जब यही एलिमेंट अपने से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिस तरह सेकंड कंपाउंड के केस में था, तो इस केस में सेकंड एलिमेंट बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और पहले वाले एलिमेंट पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक रिलेटिव प्रॉपर्टी है, यानी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक एटम हमेशा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ही रहे और हमेशा पार्शियल नेगेटिव चार्ज ही अटेन करे, बल्कि उस एटम पर कौन सा चार्ज आएगा ये उसके साथ वाला एटम डिटरमिन करेगा। अगर उसके साथ वाला एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करके पार्शियल नेगेटिव चार्ज अटेन कर लेगा, और अगर उसके साथ वाला एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जो सेकंड एटम है वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिससे उस पर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा लेकिन पहले वाले एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। अच्छा, ये तो हमने बात कर ली कि एक कंपाउंड में किस पर पार्शियल नेगेटिव और किस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन वीडियो कंप्लीट करने से पहले हम एक दफ़ा ये देख लेते हैं कि किस तरह कंपाउंड्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की अनइक्वल शेयरिंग होती है। और ऐसा करने के लिए हम सबसे पहले एक क्लोरीन मॉलिक्यूल को लेते हैं ताकि हमें इलेक्ट्रॉन्स की इक्वल शेयरिंग का आइडिया हो जाए और फिर हम उसके साथ अनइक्वल शेयरिंग को कंपेयर करके इन दोनों के डिफरेंस को समझ सकें। तो ये तो आपको पता ही है कि क्लोरीन मॉलिक्यूल में इक्वल शेयरिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन्स दोनों एटम्स के सेंटर में रहते हैं और किसी एक एटम की तरफ शिफ्ट नहीं होते। इस इक्वल शेयरिंग को सही से समझने के लिए हमें इस क्लोरीन मॉलिक्यूल का 3D मॉडल देखना पड़ेगा। अगर आपको याद हो तो हमने क्वांटम मैकेनिकल एटॉमिक मॉडल में डिस्कस किया था कि हम एटम में इलेक्ट्रॉन्स की लोकेशन को एग्जैक्टली पिन पॉइंट नहीं कर सकते। जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन के बारे में बात करते हैं हम प्रोबेबिलिटी की सेंस में बात करते हैं, और इस 3D मॉडल में जो कलर्स हैं वो इस मॉलिक्यूल के दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी को इंडिकेट कर रहे हैं।
अब अगर आप नोट करें तो इन दोनों क्लोरीन एटम्स के अराउंड ये कलर सेम है, मतलब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों क्लोरीन एटम्स में इक्वली शेयर हो रहे हैं। लेकिन अब अगर आप हाइड्रोजन फ्लोराइड के मॉलिक्यूल को देखें तो अब आपको यहाँ पर डिफरेंस नजर आएगा। जैसा कि आप देख रही हैं कि हाइड्रोजन एटम के अराउंड ब्लू कलर है और फ्लोरीन एटम के अराउंड रेड कलर है। हाइड्रोजन एटम के अराउंड ब्लू कलर ये इंडिकेट कर रहा है कि उसके ऊपर एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और फ्लोरीन एटम के ऊपर रेड कलर ये इंडिकेट कर रहा है कि उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और वो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है। फिर अगर आप H2O यानी वाटर मॉलिक्यूल को देखें तो इधर ऑक्सीजन एटम बेसिकली दो हाइड्रोजन एटम से इलेक्ट्रॉन्स पुल कर रहा है, मतलब ऑक्सीजन एटम पर एक स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। और वाटर के 3D मॉडल को देखकर आप इस बात को कंफर्म कर सकते हैं। ऑक्सीजन एटम पर रेड कलर ये इंडिकेट कर रहा है कि इस ऑक्सीजन एटम ने दो बॉन्ड पेयर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से इस पर एक स्ट्रॉन्ग पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन रहा है। और हाइड्रोजन एटम्स का ब्लू कलर ये इंडिकेट कर रहा है कि इन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर हमारा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है। इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सिर्फ बेसिक्स ही कवर की हैं। फ्यूचर में जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तब हम अगेन इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम आयनिक रेडियस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।